नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कि कल से शुरू होने वाला है। यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे और इसके बाद वो सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष मजबूत होगा। पिछले हफ्ते नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ, लोकसभा चुनाव के बाद में शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष इस बार हंगामा कर सका है और इस बार के जो सदन है हंगामेदार रहने के आसार है। देखिए, सबसे पहले तो हम वो 10 दिनों का प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि किस दिन क्या होने वाला है। देखिए, 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा स्पीकर से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो चुका है और नियम अनुसार प्रोटेम स्पीकर की लोकसभा के पहले सेशन का संचालन करेंगे। नए स्पीकर का सिलेक्शन होते ही उनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी। 24 और 25 जून को 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। ओडिशा से भाजपा के सांसद भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, जो लगातार 7वीं बार के सांसद बने हैं। इस बार संसद में 2 ऐसे सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी जो फिलहाल जेल में बंद है। एक पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं, निर्दलीय सांसद बने हैं अमृतपाल सिंह, जो खलिस्तानी समर्थक होने के आरोप में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। दूसरे सांसद राशिद इंजीनियर है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीत में हासिल की है। इसके अलावा देखिए, इन पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिलहाल ये बंद है। देखिए, 26 जून को क्या होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी 17 और 18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चर्चा हुई है। बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। राजस्थान के कोटा से सांसद बिरला पिछली बार भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। देखिए, एनडीए में क्या हुआ। भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच में स्पीकर पद को लेकर की मांग उठी। बाद में जेडीयू ने घोषणा पत्र में कहा कि वह बीजेपी के किसी भी फैसले को समर्थन करेगी। टीडीपी ने एनडीए उम्मीदवार की वकालत की है, यानी अभी खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया जा सकता है। अब देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो इंडिया ब्लॉक इस बार डिप्टी स्पीकर पद की मांग करेगा। चर्चा यह भी है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो वो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्ना द्रुमक के थंबी दुरई को यह पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में यह पद खाली रहा है। और इसके अलावा देखिए, टकराव की भी आशंका है। क्या आशंका है उस पर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी स्पीकर पद पर सहमति के लिए विपक्ष को अपने उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करेगी। अगर विपक्ष सहमत नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसी स्थिति में स्पीकर के लिए चुनाव करना पड़ेगा। देखना होगा कि इस चुनाव में किसको उतारा जाएगा। देखिए, 27 जून को क्या होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगी। इसके अलावा देखिए, 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे अभिभाषण देंगी। इसके बाद केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप पेश किया जाएगा। 17वीं लोकसभा में तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदन को 1 घंटे संबोधित किया था। और इसी के साथ देखिए, इसी का दिन राज्यसभा का 264वां सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसी साल 15 राज्यों की 56 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है, जिनमें 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं फरवरी में 15 सीटों पर हुई वोटिंग में यूपी की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं सपा को 2 सीटें मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 सीट मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 1 सीट भी बीजेपी के खाते में आई है। इस प्रकार से देखा जाए कि ये तमाम अटकल है। देखिए, इसके अलावा देखिए, 1 से 3 जुलाई तक क्या होने वाला है। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष नीट परीक्षा गड़बड़ी, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इस प्रकार से ये पूरा प्रोटोकॉल रहेगा, ये रोड मैप है। अब देखिए 40 दिन का सबसे छोटा होगा सत्र। विपक्षी 17वीं लोकसभा की तुलना में 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 40 दिन छोटा है। 2019 में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 17 जून को संसद का पहला सत्र शुरू हो गया था। हालांकि इसमें नई सरकार का बजट सत्र भी शामिल था। वहीं इस बार 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण हुआ और सत्र 15 दिन बाद शुरू हुआ है। ऐसे में देखिए 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलेगी और नेता प्रतिपक्ष फिलहाल कौन होगा इस पर भी परहेज किया जा सकता है। लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 सालों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे, जिसकी वजह से ये पद खाली है। और देखिए मावलंकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा में कुल संख्या 543 का 10% यानी कि 54% सांसद होना बेहद जरूरी है। 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस के संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी का दर्जा नहीं मिला था। 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने की थी। उन्हें भी कैबिनेट मंत्री जैसे अधिकार नहीं थे। देखिए विपक्ष का नेता हर बड़ी नियुक्ति में शामिल होता है और ये पद काफी अहम माना जाता है। सदन के नेता प्रधानमंत्री के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी मेंबर होता है, शामिल होता है। लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है। इस समिति के पास पीएम तक को तलब करने का अधिकार होता है। सदन के भीतर प्रतिपक्ष की अगली दूसरी कतार में कौन नेता बैठेगा इसकी राय भी विपक्ष के नेता से ही ली जाती है। और देखिए 8वीं लोकसभा में पक्ष और विपक्ष की स्थिति क्या है, एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। साल 2019 और साल 2014 की तुलना में इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी फिलहाल पूर्ण बहुमत में नहीं है। 8वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन बीजेपी की नहीं है। गठबंधन के पास में 293 सांसद है। बीजेपी मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरे टर्म में विपक्ष मजबूत हुआ है। इंडिया ब्लॉक की 234 सीटें फिलहाल हासिल हुई है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस के पास में फिलहाल 99 सांसद हैं, जो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीते विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी की कुल संख्या अब 100 हो चुकी है। अब देखिए सदन के हंगामेदार रहने के आसार क्यों हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो सदन है, इस बार की 8वीं लोकसभा का जो कल सत्र शुरू होने वाला है, सबसे ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी है क्योंकि पिछले 10 सालों में विपक्ष जिस प्रकार से मजबूत इस बार है, पिछले 10 सालों में नहीं था। और उस बार यही कारण है कि इस बार के जो सदन के आसार है वो हंगामेदार रहने के मजबूत आसार जताए जा रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई खिचड़ी सरकार बनते ही चौतरफा घिर चुकी है। जनता से लेकर पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और उसे घेर रहा है। दरअसल नई सरकार का गठन होते ही एक ओर जहां रेल हादसों ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव समेत पूरी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पहले नीट यूजी की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर पूरी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी काफी यहां पर किरकिरी हुई है। उनके बाद अभी ये मामला चल ही रहा था कि नेट 2024 का पेपर भी लीक हो गया। अब सरकार बनने के 12 से 15 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हो जाने से मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार निशाने पर है। विपक्ष लगातार हमलावर है और मुश्किलों में घिरी हुई है। लगातार 2 बड़ी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक होने के चलते एक और जहां छात्र युवा सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इन घटनाओं ने विपक्ष को भी बैठी बिठाई एक नई नवेली सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है और सरकार को चौतरफा से घेर रहा है। विपक्षी दलों के द्वारा पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भाई इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, जिसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है और एनडीए सरकार को शिक्षा विरोधी बता रहा है। पूरे देश में इस वक्त नीट और नेट परीक्षा की को लेकर की हल्ला मचा हुआ है और नई नवेली सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है।
ऐसे में अब सभी की निगाहें लगी हुई है 24 जून से शुरू होने वाली 18वीं लोकसभा के पहले सत्र पर। 24 जून यानी कल से शुरू होने वाला ये पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक संसद के सत्र में 24 और 25 जून को लोकसभा में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को बचे हुए सांसदों का शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चुनाव होना है। इसके बाद 27 जून को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे संयुक्त रूप से। और देखिए, उम्मीद है कि संसद का पहला सत्र काफी हंगामेदार और मुद्दों पर बहस करने वाला रह सकता है, हो सकता है। इस बार के संसद सत्र की सभी की निगाहें इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि 10 साल बाद इस बार लोकसभा में एक मजबूत विपक्ष बैठेगा जिसके पास में अपनी एक ताकत है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले सत्र में विपक्ष मजबूती के साथ मुद्दों को उठाएगा और सरकार से सवाल करेगा। तो वहीं इस बार विपक्ष भी पिछले 10 सालों की ओर जिस पर तरीके से देखा जा रहा है कि 10 सालों की तरह सरकार की ओर से भी विपक्षी सांसदों को उतनी आसानी से सदन से बाहर नहीं किया जा सकेगा और ना ही उनके माइक बंद किए जा सकेंगे जैसा कि पिछली लोकसभा में हुआ है, क्योंकि इस बार भी विपक्ष की हालत और सूरत दोनों काफी बदली हुई है। विपक्ष मजबूत है। तो देखिए, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले विपक्ष को कई ऐसे मुद्दे भी मिल चुके हैं जिन पर वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को घेरने में आसानी है, घेर सकते हैं। विपक्ष सरकार से ऐसे सवाल कर सकता है जिनके जवाब देना भी सरकार को मुश्किल हो सकता है। इस बार विपक्ष पिछली बार की तुलना में काफी मजबूत है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग सकती है। 27 जून से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। वैसे तो दावा यह भी है कि विपक्ष संसद के पहले दिन से ही सरकार को घेरेगा। यदि मुद्दों की बात करें तो ईवीएम हैक करने के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है, जिसे इस सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठ रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है, जाहिर है कि संसद में भी इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से घेरने में कामयाब रहेगा, प्लान बनाकर आएगा। होमवर्क करके अगर विपक्ष जाएगा तो मजबूर होना पड़ेगा सरकार को भी जवाब देने के लिए। विपक्ष ने नीट परीक्षा 2024 में कथित रूप से धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर भारी हंगामा करने के लिए कमर कसी है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अगर इन मुद्दों पर चर्चा हुई तो हो सकता है कि सार्थक चर्चा भी संसद में हो। वही नीट परीक्षा का पेपर लीक होना भी उस पर विपक्ष को मोदी सरकार को शिक्षा विरोधी बताकर चौतरफा घेरने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम से विपक्ष जवाब मांगेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आक्रामक विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग एनडीए सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकती है। वैसे तो इस सत्र में बहुत ज्यादा विधायी कार्य नहीं होंगे, इसके बावजूद भी ये सत्र हंगामेदार होने की संभावना है क्योंकि विपक्ष पहले सत्र से ही इस बार वॉकआउट नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हंगामे को हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18वीं लोकसभा का ये सत्र कई मामलों में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वही नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक मामले ने तो तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो पेपर लीक हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जो परीक्षाएं लीक हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार नहीं रोक पा रही या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विपक्ष के पास इतने मुद्दे होने के कारण ही अब सभी का ध्यान संसद के पहले सत्र पर है, क्योंकि नेताओं के साथ आम जनता, आम मतदाताओं की भी रुचि यह देखने में है कि 10 साल बाद एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। वैसे तो पहले परंपरा के अनुसार 8 दिनों का विशेष संसदीय सत्र आहूत होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा और यहीं से सत्ता और विपक्ष के बीच शहमात का खेल भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद पूर्ण रूप से बजट सत्र बुलाया जाएगा, जिसकी फिलहाल अभी कोई तारीख सामने नहीं आ पाई है। और देखिए, 18वीं लोकसभा मोदी सरकार और विपक्षी दलों दोनों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। सरकार के लिए पहली चुनौती सफलतापूर्वक पूर्ण बजट पेश करने की होगी। सिर्फ विपक्ष का दबाव नहीं होगा बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी संतुष्ट करना पड़ेगा।
भले ही एनडीए के बैनर तले सहयोगी दलों के ने चुनाव लड़े हों, लेकिन सभी की विचारधारा अलग अलग है और उनके आर्थिक और सामाजिक सरोकार भी एक जैसे नहीं है। खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को पूरे 5 साल काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी विचारधारा बीजेपी से काफी अलग है और ये कभी भी कोई एक्शन ले सकते हैं, कहीं भी ये स्थिर नहीं है। इसलिए यह बजट सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं, प्राप्तियों और व्ययों का विस्तार नहीं होगा, बल्कि एनडीए के घटक अपने अपने आर्थिक एजेंडे को भी इसमें देखना चाहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सामने सबको खुश करने की एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, इस बजट पर सभी की निगाहें हैं, जनता की भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी को किसानों की दयनीय हालत, रोजगार सृजन की कमी और पूंजीगत व्यय की गति गिरने पर भी काफी कुछ सुनना पड़ा था। और इसी बजट में इन मुद्दों पर सुधार करना आवश्यक होगा, खासतौर पर तब जब महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार जैसे तमाम राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस बजट में राजग की नौकरी के नारे के बराबर कोई भी स्कीम लाने का दबाव नीतीश कुमार जरूर डालेंगे, पर वित्त मंत्रालय की यह बात भी जरूर सुनी जाएगी कि कोई चुनावी वायदा इस तरह पूरा किया जाए कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य के बाहर चला जाए। राजस्व वृद्धि के अनुपात में यह व्यय का समायोजन की पूरी कोशिश होगी, की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी इस तीसरे टर्म में सरकार के तीसरे गठन के पहले ही 100 दिन का एक एजेंडा फिक्स कर चुकी है और एक 100 दिवसीय एजेंडे पर काम कर रही है। अब उसको लागू करने के लिए बजट में प्रावधान जरूर किए जाएंगे। करों में सुधार हो सकता है, बुनियादी ढांचों का भी विकास हो सकता है, डिजिटल नवाचार और बेहतर शासन व्यवस्था के लिए भी केंद्रीय बजट में आवश्यक धन का इंतजाम जरूर किया जाएगा। बात केवल कुछ योजनाओं में बदल या कुछ अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दल कुछ बड़ा करने की भी कोशिश करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, जिसका राष्ट्रीय फलक पर महत्व है और ऐसा हुआ तो उनका नाम हमेशा के लिए उससे जुड़ सकता है। नई सरकार के गठन के पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन नेशन वन टैरिफ की बड़ी मांग कर दी है। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरे देश में बिजली दर एक हो जाए, क्योंकि इस पर बड़ी राजनीति होती रही है। और देखिए, कुछ छोटे राज्यों की सरकारें बिजली दर में सब्सिडी को देकर के राजनीतिक वाहवाही लूटती रही है। वही इस पूरे मसले को लेकर देखिए, इस समय बिजली शुल्क राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि राज्यों को केंद्रीय फीडर से उपभोग के अनुसार महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है और देखिए, उपभोक्ताओं को कम दर पर देनी पड़ती है और इस कारण राज्य के खजाने पर भी बोझ पड़ रहा है। फिर इसी बजट में प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह भी मांग रखी गई कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देते हुए बजट से अधिक व्यय आवंटन किया जाए। यही नहीं, बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव होगा। चुनाव के दौरान चीनी मिल चालू करने, किसी खास उत्पाद के लिए बिहार में विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने और ढांचागत परियोजनाओं का विस्तार करने की भी मांग है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। 2019 में 2023 तक इसका कर्ज 80% तक बढ़ा है। पिछले 3 वर्षों में आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई है। कई कंपनियां पिछली सरकार से परेशान होकर आंध्र प्रदेश से भागी है। अब चंद्रबाबू नायडू सत्ता संभाल चुके हैं और बीजेपी के बाद में एनडीए के सबसे बड़े घटक है, सहयोगी दल है। उनकी जिम्मेदारी है कि आंध्र प्रदेश को वित्तीय संकट से उबारे और उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का साथ चाहिए। यह आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू के लिए सुखद संयोग है कि उन्हें केंद्र से चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि किरकिरी नहीं करनी पड़ेगी, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि राज्यों को किसी भी तरीके की कोई मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी प्रकार की मुश्किलें राज्यों को नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा ही केंद्र सरकार एक अभिभावक की भूमिका में रहती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 8वीं लोकसभा का कल से पहला सत्र है। देखना होगा कि 8वीं लोकसभा का पहला सत्र कैसा रहने वाला है, क्या हंगामा होगा, क्या विपक्ष जो पिछले 10 सालों में मजबूत नहीं था वो अपनी मजबूती दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए संसद में किस प्रकार का प्रदर्शन करेगा। कई प्रकार की चुनौतियां विपक्ष के पास है, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।